दोस्तों ये हमारी दूसरी वीडियो है। इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड की है। इसमें हम अंतर्राष्ट्रीय संघ आयोग संगठन जो है उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें देखते हैं हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन। गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है इसकी आधारशिला 1955 में रखी गई थी, जिसमें 120 सदस्य थे। 1961 से प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर इसका जो है सम्मेलन होता है। अगला बात करते हैं राष्ट्रमंडल। राष्ट्रमंडल जो है उन देशों का समूह है जो कभी ब्रिटिश के अधीन रहे होंगे। इसकी स्थापना 1926 में हुई। भारत को इसमें 1949 में सदस्य बनाया गया। अब बात करते हैं G20। G20 की जो स्थापना 1999 में हुई है। 19 देश प्लस EU यूरोपियन संघ जो है इसमें शामिल है। इसके बारे में डीप थोड़ा अगली वीडियो में पढ़ेंगे। नाटो। नाटो जो है द नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन जो है उत्तरी अटलांटिक गठबंधन जो है नाटो कहलाता है। 4 अप्रैल 1949 की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। अब बात करते हैं रेड क्रॉस। रेड क्रॉस जो है 1863 ईस्वी में हेनरी ड्यूरेंट ने इसकी स्थापना जेनेवा में की थी। रेड क्रॉस की 3 बार इस संस्था को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट है। 1917, 1944, 1963 में इसे नोबेल पुरस्कार मिला है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। संघाई सहयोग संगठन स्थापना 2001, मुख्यालय बीजिंग। 2017 में भारत और पाकिस्तान को इसमें सदस्यता मिली है। तो ये हमारे कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे। अब देखते हैं आगे। अब बात करते हैं भारत के परमाणु परीक्षण। 18 मई 1974 को भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था पोखरण, राजस्थान में। उस समय इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। दूसरा जो परमाणु परीक्षण हुआ 11 और 13 मई 1998 को हुआ, जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। तो ये इसके बारे में थोड़ा डीप हम आगे पढ़ेंगे। सिंधु जल समझौता 19 सितंबर 1960 को हुआ था। सिंधु जल समझौता जो है सिंधु की 5 सहायक नदी जो हैं सतलज, ब्यास, रावी और चिनाब, झेलम, इनको भारत और पाकिस्तान के बीच में जो इसका जल है उसका बंटवारा हुआ। इसमें जो विश्व बैंक था उसने मध्यस्थता का कार्य किया था। इसमें भारत को सतलज, ब्यास, रावी नदी का जल दिया गया और पाकिस्तान को सिंधु, चिनाब, झेलम के जल पर जो है जल दिया गया इनको। अब बात कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे डोकलाम पठार है, ये कहाँ पे है? भूटान पे है। चीन इस पर अपना दावा करता है, इसलिए थोड़ा करंट में अपडेट में है। चिटगांव बंदरगाह ये बांग्लादेश में है। हब्बन-टोंटा बंदरगाह श्रीलंका में है। कलादान मल्टी मॉडल पारगमन परिवहन योजना जो है भारत और म्यांमार की संयुक्त परियोजना है। रोहिंग्या म्यांमार के निवासी हैं जिन्हें जो है म्यांमार की सरकार ने अपनाने से इनकार कर दिया। मताला एयरपोर्ट जो है वो श्रीलंका में है। चाबहार बंदरगाह ईरान में है। अब बात करते हैं सलमा बांध, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। हरिरुद्ध नदी पर बन रहा है अफगानिस्तान में, भारत द्वारा निर्मित। मतलब जो सलमा बांध है वो हरिरुद्ध नदी पर भारत द्वारा बनाया गया है। अफगानिस्तान में है ये हरिरुद्ध नदी। पेरिस समझौता जो है वो 2015 में हुआ, जलवायु परिवर्तन पर हुआ। इसमें 195 देशों ने हस्ताक्षर किए। पेरिस समझौता 2015 में। अब बात करते हैं मानवाधिकार की। मानवाधिकार ये एक यूकेपीएससी के सिलेबस में भी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको देख लेते हैं हम। सार्वभौमिक मानवाधिकार जो हैं उनकी घोषणा 10 दिसंबर 1948 को हुई। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें कि जो सार्वभौमिक मानवाधिकार हैं उनकी घोषणा कब हुई? 10 दिसंबर 1948 को। इसी के उपलक्ष्य में विश्व मानवाधिकार दिवस जो है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये सार्वभौमिक मानवाधिकार हो गए। अब बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र जो है उसके क्या वो थे इसमें। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का गठन जो है वो 20 दिसंबर 1993 को हुआ। इसमें सदस्य के रूप में जो प्रथम भारतीय थी वो थे हंसा मेहता। इसमें कुल 30 अनुच्छेद हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन 2006 से हुआ। इसमें कुल 47 देश हैं और सदस्यों का कार्यकाल जो है इसके 3 वर्ष का होता है। भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में आया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे टॉपिक आपको याद रखने हैं। मानवाधिकार से कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है जब सिलेबस में दिया हुआ है। अब बात करते हैं प्रवासी दिवस। प्रवासी दिवस जो है वो 9 जनवरी को मनाया जाता है। यह 2003 से प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को मनाया जा रहा है।
यह इसलिए मनाया जाता है, इसी दिन जो है 9 जनवरी के दिन महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौटकर भारत वापिस आए थे, इसलिए इसे प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत ये 3 देश आते हैं, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड। इसके संयुक्त रूप से इसे ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। अगर ग्रेट ब्रिटेन में उत्तरी आयरलैंड को भी मिला दिया जाए तो उसे यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, यूके, यूनाइटेड किंगडम। अब बात करते हैं सार्क के कुछ टॉपिक छूट गए थे पीछे। 2016-17 वर्ष जो है वो सांस्कृतिक वर्ष के रूप में मनाया सार्क ने। 2011 में पहली महिला महासचिव कौन बनी थी इसकी? फातिमाना ध्याना सईद। फातिमाना ध्याना सईद जो है 2011 में पहली महिला महासचिव बनी। उसके बाद 1986 में इसका द्वितीय सम्मेलन बेंगलोर में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है फ्रांस की सहायता से 2015 में इसका गठन हुआ। मुख्यालय इसका गुरुग्राम भारत में है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2001 में आया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अब बात करते हैं जो कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन और रह गए हैं। ITU, ILO, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, WTO विश्व व्यापार संगठन और विपो, ये जो है इनका सबका मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा में। इनकी स्थापना देख लेते हैं। ITU की अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ 1865। ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 1919 में इसकी स्थापना हुई। WHO की स्थापना 1948 में। WTO विश्व व्यापार संगठन ये गैट के स्थान पर आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। विपो बौद्धिक संपदा संगठन 1967 में। सबका मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। अब बात कर लेते हैं IMF की जो संकल्पना है वो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में आई थी और IBRD की भी उसी में आई थी। तो IMF की स्थापना 1945 में। इसका मुख्यालय वाशिंगटन है। और विश्व बैंक का मुख्यालय भी वाशिंगटन में। इन दोनों की जो संकल्पना है, मतलब जो इन दोनों की नींव पड़ी थी, वो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो था 1944 में हुआ था, उसमें इन दोनों अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की नींव पड़ी थी। अब बात कर लेते हैं यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। इसकी स्थापना 1945 में हुई। FAO जो विश्व खाद्य संगठन होता है ये वाला, 1945 में हुआ इसकी स्थापना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भूख है उसको, भूख की कमी जो मतलब कृषि है उसमें अनाज उत्पादन आदि को देखने के लिए इसकी स्थापना हुई है। IAEA इसकी स्थापना 1957 में हुई। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण। CTBT संधि 1996 में मैंने बताया था इसको, नहीं अभी आगे पढ़ेंगे इसको। अब बात करते हैं बौद्धिक संपदा अधिकार होते कौन से हैं। हमने भी पीछे पढ़ा कि विपो जो विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार का संगठन है जो इनको सुरक्षित रखता है, मतलब तो वो होते कौन कौन से हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। कोई भी व्यक्ति कोई रचना, संगीत या साहित्यिक कृति की किसी चीज़ की भी रचना करता है इसमें से, तो उस व्यक्ति को जो है इस पर अपना अधिकार देने के लिए कुछ अधिकार नियम बनाए गए हैं, जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन और भौगोलिक संकेतक। मतलब कोई अन्य व्यक्ति जो है उसकी खोज का गलत फ़ायदा ना उठाए, इसलिए उसे कुछ अधिकार दिए गए हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी कोई रचना, खोज या कोई संगीत की रचना करता है या कुछ किताब प्रिंट करता है, अपनी अपनी कोई किताब लिखता है, तो वो कोई अन्य व्यक्ति उसका कोई गलत फ़ायदा ना उठाए, उसके लिए 5 अधिकार जो हैं ये दिए गए हैं। इनके बारे में अलग अलग पढ़ लेते हैं। पेटेंट अन्य लोगों को आविष्कार द्वारा बिना लाइसेंस दिए, जैसे किसी व्यक्ति ने किसी भी रचना को किया तो अन्य व्यक्ति जो है जब तक उस व्यक्ति से परमिशन नहीं लेगा तब तक वह उस पर कोई कार्य नहीं कर सकता, अभ्यास करने से रोकता है। यह 20 वर्षों तक के लिए होता है, यह पेटेंट हो गया। कॉपीराइट साहित्यिक कलात्मक कार्यों, पुस्तक लेखन, संगीत, चित्रकारी जो है किसी की कॉपी करना उसे कॉपीराइट कहते हैं, उसके बिना परमिशन के। ट्रेडमार्क जो है कोई निशान, वस्तु है, सेवाओं पर जो उस अन्य वस्तु से अलग प्रदर्शित करते हैं। जैसे कोई वस्तु है उस पर कोई हम ऐसा निशान या कोई चिन्ह ऐसा बनाते हैं जिससे वो अन्य वस्तुओं से अलग प्रदर्शित होती है, तो उसे ट्रेडमार्क कहते हैं। औद्योगिक डिजाइन जो है, औद्योगिक डिजाइन किसी भी वस्तु पर कोई डिजाइन, पैटर्न, लाइन, रंगों द्वारा जो है औद्योगिक डिजाइन का होता है। भौगोलिक संकेतक जो है संकेतक द्वारा वस्तु की पहचान होती है और जहाँ वस्तु का उत्पादन हुआ है उस राज्य का नाम भी इस पर लिख सकते हैं, तो भौगोलिक संकेतक हो गया। तो ये 5 अधिकार थे बौद्धिक संपदा उसके अंतर्गत। अब बात करते हैं भारत की विदेश नीति। ये ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, किसी भी एक बुक में आपको नहीं मिलेंगे, इसलिए इन्हें 3 वीडियो इसकी बनाई जाएंगी। दूसरी वीडियो आ जाए, एक और बनेगी इसके बाद, और ये सारे टॉपिक जो कवर हो जाएंगे UKPSC सिलेबस के अनुसार ही ये PDF है। अब बात करते हैं भारत की विदेश नीति। भारत की विदेश नीति जो हमेशा
उस अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में विश्वास रखने की रही है। किसी से ईर्ष्या भावना नहीं रही है। शुरू से ही मित्रता रखने की जो प्रवृत्ति वो भारत की विदेश नीति में रही है। अब इसमें बात करते हैं निर्धनता, बीमारी और निरक्षरता को दूर करना। इस पर भी भारत ने जो है बहुत कार्य किया है। अब देख लेते हैं भारत के कुछ आधारभूत सिद्धांत जैसे गुट निरपेक्षता। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संघ, उसकी स्थापना हुई। उसके बाद जो है युद्ध नीति जो है वो उस पर बहुत पाबंदी लग गई, मतलब आपस में युद्ध करना उसमें बहुत पाबंदी लगी। तो उसके बाद दो उस टाइम बड़ी शक्तियाँ होती थी, एक अमेरिका और एक रूस। तो इन दोनों के बीच में शीत युद्ध हुआ। मतलब शीत युद्ध से मतलब था कि बिना हथियारों के, बिना सेना के इस प्रकार कोई युद्ध नहीं करना, मतलब अपनी कूटनीति जो चाल हैं उनके अनुसार एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना। तो ये शीत युद्ध हुआ। जो सोवियत संघ था उस समय और एक अमेरिका, ये दो उस टाइम बड़े गुट हुआ करते थे। तो भारत जो है इन दोनों किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध हुआ जिसका नेतृत्व अमेरिका और दूसरी ओर रूस कर रहा था। तो इन दोनों में भारत शामिल नहीं हुआ। इसे ही भारत की गुटनिरपेक्ष नीति कहते हैं। भारत की नीति गुटनिरपेक्ष जो थी वो किसी भी गुट में शामिल न होना। सोवियत संघ का विघटन जो है वो 1991 में हुआ। अब बात करते हैं पंचशील समझौता जो भारत और चीन के बीच में हुआ। कब हुआ है? 29 अप्रैल 1954। भारत और चीन के बीच में यह समझौता इसलिए हुआ था कि शांतिपूर्ण, मतलब जो सीमा है, सीमाओं पर जो है शांतिपूर्ण व्यवस्था रहेगी। कोई भी देश एक दूसरे पर हमला नहीं करेगा, परस्पर आक्रमण नहीं करेगा और व्यापार की स्थिति बनी रहेगी। तो ये भारत का पंचशील समझौता था भारत और चीन से। उसके बाद गुजराल सिद्धांत जो है पड़ोसी देशों से संबंध सुधारना, 1996-97 में आया था गुजराल सिद्धांत भारत का। इसमें पड़ोसी जो देश हैं भारत के, उनसे संबंध सुधारने के लिए बात रखी गई थी। अब बात करते हैं भारत की परमाणु शक्ति। भारत की परमाणु शक्ति इस प्रकार थी कि जो अन्य देश थे वो अपनी परमाणु शक्ति में लगातार विकास कर रहे थे, लेकिन जब भारत थोड़ा इस चीज़ में विकसित होने के लिए आया तो उन्होंने जो है CTBT संधि जो है, एक संधि और थी, इन दोनों को लागू करने की कोशिश की और भारत को उसमें शामिल करने का प्रयास किया। लेकिन भारत ने फिर भी जो है अपना परमाणु की जो शक्ति है, मतलब अन्य देश परमाणु शक्ति में विकास कर रहे थे लेकिन भारत ने भी इसमें विकास करने का प्रयास किया। उसमें सर्वप्रथम परमाणु ऊर्जा आयोग 10 अगस्त 1948 को, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, उनके अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 10 अगस्त 1948 को हुई। परमाणु ऊर्जा विभाग जो है अगस्त 1954 में बना, जिसके अध्यक्ष PM होते थे, प्रधानमंत्री। उसके बाद भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में इसकी स्थापना हुई 1954 में। 1967 में होमी जहांगीर बाबा इनके आगे लगा दिया। ये जो नाम है 1967 में लगा, इसे जीरो पावर रिएक्टर भी कहते हैं। तो ये भारत की परमाणु शक्ति का विकास था। इसमें फिर उस आगे इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम तमिलनाडु में 1971 में इसकी स्थापना हुई। अब बात करते हैं परमाणु रिएक्टर। भारत के कुछ परमाणु रिएक्टर हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है। तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो है महाराष्ट्र में पड़ता है। USA के सहयोग से इसकी स्थापना हुई। दूसरा रावत भाटा, पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में कि रावत भाटा जो कहाँ पर है, राजस्थान में है। कलपक्कम तमिलनाडु में हो गया। कैगा कर्नाटक में। कुडनकुलम तमिलनाडु। बुलंदशहर UP। नरोरा इंपॉर्टेंट है ये कि उत्तर प्रदेश में जो है परमाणु ऊर्जा संस्थान कहाँ पर है, नरोरा, बुलंदशहर UP में। काकरापारा जो है वो सूरत गुजरात में है। तो ये भारत के परमाणु रिएक्टर थे। अब बात करते हैं भारत के परमाणु परीक्षण। भारत का जो प्रथम परमाणु परीक्षण था, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आया है। 18 मई 1974 को हुआ था पोखरण में, जिस समय इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। उस समय प्लूटोनिक ईंधन का यूज इसमें परमाणु परीक्षण में किया गया था। दूसरा जो है 13 मई 1998 को पोखरण में ही हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय। इसमें यूरेनियम, ट्रिटियम और ड्यूटेरियम ईंधन का प्रयोग किया गया और इसे शक्ति 98 का नाम दिया गया, शक्ति 98। कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि शक्ति 98 किसे कहा जाता है। तो दूसरा भारत का परमाणु परीक्षण था पोखरण में अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय, तो उसे शक्ति 98 का नाम दिया गया है। इसमें 3 वैज्ञानिकों का योगदान था, उसको भी देख लेते हैं। 3 वैज्ञानिकों का योगदान जो था, R चिदम्बरम, APJ अब्दुल कलाम और अनिल काकोदकर। ये 3 वैज्ञानिक थे जिन्होंने दूसरे परमाणु परीक्षण में
हेल्प की थी, मदद की थी, योगदान दिया था अपना। अब बात कर लेते हैं कि इस परमाणु परीक्षण से जो है दुर्घटनाएं भी होती हैं। तो इसका प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिका द्वारा जापान के शहरों पर परमाणु बम गिराकर किया गया था। हिरोशिमा और नागासाकी, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी, जो जापान के दोनों शहर हैं, इस पर अमेरिका ने जब मतलब परमाणु बम गिराया। अब बात कर लेते हैं परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो परमाणु बम जो है वो विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है, जबकि हाइड्रोजन बम वो जो है वो संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। मतलब उसमें विखंडन होता है, मतलब न्यूट्रॉन जो है उसकी बमबारी कराई जाती है, उससे बहुत ऊर्जा निकलती है। इसी सिद्धांत पर परमाणु बम कार्य करता है। अब एक 3 माइल आइलैंड घटना हुई थी 1979 में अमेरिका में। एक चेरनोबिल दुर्घटना जो है 26 अप्रैल 1986 को, उस समय सोवियत संघ था, सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 में। अब ये यूक्रेन में पड़ता है चेरनोबिल दुर्घटना। ये घटना थी 26 अप्रैल 1986 की। अब बात कर लेते हैं कि निशस्त्रीकरण के लिए जो है क्या क्या प्रयास किए गए। मतलब निशस्त्रीकरण ये हुआ कि जो है भारत क्या सभी देश लगभग जो है परमाणु बम का प्रयोग नहीं करेंगे, शस्त्रों का प्रयोग नहीं करेंगे। तो उसके लिए जो है 2 संधि आई हैं, उस ये भी देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनपीटी, एनपीटी क्या है, न्यूक्लियर नॉन प्रोटोलेटेड थ्रेट, परमाणु अप्रसार संधि। मतलब परमाणु बम का जो है प्रसार नहीं किया जाएगा, अगर जिसने जो बना रखे हैं वो वहीं पे समाप्त करेगा। तो ये जो है एनपीटी संधि थी। ये संधि जो है 1968 से प्रभावी हुई और 1970 से लागू हुई। इसमें कुल 190 देश थे। प्रारंभ में जो है भारत इसमें शामिल नहीं हुआ था। परमाणु हथियारों पर रोक लगाने के लिए। अब बात करते हैं दूसरी, CTBT। ये संधि जो है तो कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट, व्यापक परमाणु प्रतिबंध संधि। मतलब ये भी परमाणु संधि पर जो परमाणु वो है शक्ति, उसको प्रतिबंध करने के लिए आई थी CTBT भी। 1996 में इसमें हस्ताक्षर हुए और इसमें 184 देश शामिल थे। अब बात करते हैं नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन। मतलब जो नहीं, मतलब पहले जो है हम बार युद्ध नहीं करेंगे। मतलब पहले युद्ध की पॉलिसी नहीं है कि हम किसी पर शुरू में आक्रमण नहीं करेंगे। अगर कोई हम पे करता है तो हम उसका जवाब देंगे, लेकिन हम प्रारंभ में किसी पर आक्रमण नहीं करेंगे। तो ये जो नीति आई थी भारत की 2003 में आई थी। तो ये हमारी जो आज दूसरी वीडियो है, इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक पढ़े हैं। इसके बाद एक वीडियो और बनानी है। उसके बाद लगभग सिलेबस के जो ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ये जो हम किसी मतलब एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत नहीं पढ़ते, उनको अलग से मैंने एक PDF बना के ये 3 वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा मैं। दूसरी वीडियो है, एक वीडियो और बनानी है। इसके बाद 3 वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और ये हम पढ़ के नहीं जाते। सबसे बड़ी बात यह है कि इन चीज़ों को हम कहीं किसी अच्छी मतलब किसी भी बुक में ना मिल पाने के कारण हम इसको ढूंढते हैं नहीं, इस टॉपिकों को सर्च नहीं करते, हम इनको पढ़ के नहीं जाते, इसलिए ये एग्जाम में हम इनके क्वेश्चन गलत कर देते हैं। इसलिए जो इसका मेन बनाने का पर्पज़ यही था कि हम ये क्वेश्चन कर पाएँ। धन्यवाद।